हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एनर्जी इफ़िशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एनर्जी इफ़िशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़। इसका मतलब होता है विद्युत उपयोग में ऊर्जा दक्षता। विद्युत उपयोग में ऊर्जा दक्षता। तो देखिए इसमें पॉइंट है पंप क्या होता है, व्हाट इज़ पंप, यानी पंप क्या होता है। तो पंप वह डिवाइस है जो किसी लिक्विड के प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पंप क्या करता है, तो देखिए हमारे घर पे जो पंप लगा होता है वो नीचे से, यानी कि नीचे लगा होता है, नीचे से हमारे छत पे रखी हुई टंकी में पानी भरने का काम करता है। तो हम जानते हैं कि नीचे जो पानी का प्रेशर है वो कम रहता है, और जो हमारे छत पे जो पानी का प्रेशर है उसको वो ज़्यादा रहता है। तो नीचे से कम प्रेशर से अधिक प्रेशर के तरफ ले जाने के लिए जो पंप होता है हमारा, वो प्रेशर एनर्जी को बढ़ा देता है पानी का, और पानी हमारा पंप के थ्रू नीचे से ऊपर चला जाता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। पंप के द्वारा लिक्विड को लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अभी आपको बताया पंप से हम लोग लिक्विड को लो लेवल से कहाँ पहुंचाने का कार्य करते हैं, हाई लेवल तक, यानी कि नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह टरबाइन के विपरीत कार्य करता है। यह टरबाइन के विपरीत कार्य करता है, क्योंकि टरबाइन लिक्विड के प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, जबकि लिक्विड के प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, जबकि पंप मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदलता है। देखिए यह टरबाइन के विपरीत काम करता है। क्यों? क्योंकि टरबाइन क्या करता है, प्रेशर एनर्जी को किस चीज़ में बदल देता है, मैकेनिकल एनर्जी में, और उस मैकेनिकल एनर्जी से हम अल्टरनेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं। पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे। तो टरबाइन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, जबकि पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदलता है। ये एकदम क्या हो, टरबाइन के एकदम उल्टा है। टरबाइन क्या करता है हमारा, फिर से सुनिए, टरबाइन हमारा प्रेशर एनर्जी को, यानी पानी के प्रेशर को या स्टीम के प्रेशर को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, जबकि पंप मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। यह है एक्शन ऑफ पंप, यानी पंप की क्रिया। देखिए तो इसमें जो होता है कि एक्शन ऑफ पंप में, यानी एक्शन ऑफ पंप यानी पंप की क्रिया। तो पंप का फंक्शनल यानी क्रियाकारी भाग मुख्यतः 3 होते हैं। पंप की क्रियाकारी भाग मुख्यतः कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है सक्शन हेड, दूसरा होता है वर्क ऑन लिक्विड, यानी द्रव पर क्रिया करने वाला भाग, और तीसरा होता है डिलीवरी हेड। तीसरा क्या होता है, डिलीवरी है प्रत्याय शीर्ष, यानी सक्शन हेड। देखिए एक पंप में एक होता है जो पानी को खींचता है, दूसरा होता है कि उस पानी पे कुछ वर्क करता है, और तीसरा होता है कि उस पानी को बाहर निकाल देता है। चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सक्शन हेड क्या होता है, तो पिस्टन के मध्य बिंदु से यानी मिडिल पॉइंट से जल स्तर के बीच, यानी वाटर लेवल के बीच पंप के भाग को सक्शन हेड कहते हैं। यानी देखिए फिगर से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, और ये है हमारा पिस्टन, मोटर लगा हुआ है, और ये है हमारा पिस्टन। तो ये है हमारा वाटर, तो ये है वाटर का लेवल। तो वाटर लेवल से, यानी जल स्तर से, और मध्य मतलब कि पिस्टन के मध्य भाग तक जो पंप के पार्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सक्शन हेड कहते हैं। वही हम लिखे हुए हैं कि पिस्टन के मध्य बिंदु से जल स्तर के बीच पंप के भाग को सक्शन हेड कहते हैं, और सक्शन हेड को HS से रिप्रेजेंट करते हैं। पंप में बिना फ्रिक्शन के इसका मान 10 मीटर होता है, और पंप जब फ्रिक्शन नहीं करता है तो इसका मान कितना होता है, 10 मीटर, और तथा फ्रिक्शन होने पर इसका मान 7.5 मीटर होता है। और जब वो फ्रिक्शन करता है, यानी जब पंप में रगड़ होता है, तो उसका मान कितना हो जाता है, 7.5 मीटर हो जाता है। अब देखिए एक होता है वर्क ऑन लिक्विड, यानी लिक्विड में पंप के ऊपर क्रिया करने वाले भाग पिस्टन। अब देखिए जब पिस्टन जो है वो क्या करता है, लिक्विड को कंप्रेस करता है, यानी कि वो लिक्विड पे कार्य कर रहा है वो जो भाग, तो वो होता है पिस्टन, मोटर, रॉड आदि होते हैं
इसके द्वारा ही लिक्विड को लोअर लेवल से हायर लेवल तक पहुंचाया जाता है। और जो हमारा मतलब कि जल पे क्रिया करने वाले भाग होते हैं उसी के द्वारा हम जल को लोअर लेवल से हायर लेवल तक पहुंचाते हैं। और जल पर क्रिया करने वाले भाग कौन कौन से? पिस्टन है, मोटर है और रॉड है आदि बहुत सारे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो है पॉइंट वो है डिलीवरी हेड। तो डिलीवरी हेड क्या होता है? पिस्टन के मध्य बिंदु से, और वहाँ पे देखे थे ना, पिस्टन के मध्य बिंदु से और कहाँ तक? वाटर लेवल तक के भाग को क्या कहते थे? सक्शन हेड। और यहाँ पे पिस्टन के मध्य बिंदु से डिलीवरी पाइप के मध्य बिंदु के बीच के दूरी को डिलीवरी हेड कहते हैं। देखिए डिलीवरी हेड किसे कहते हैं, अभी आपको फिगर से दिखा रहे हैं। देखिए डिलीवरी हेड किसे कहते हैं कि पिस्टन के मध्य बिंदु से और ये डिलीवरी हेड के मध्य बिंदु तक का जो दूरी होता है उसे ही डिलीवरी हेड कहते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजाइनेशन ऑफ पंप, यानी पंप का पदनाम। पंप का पदनाम, तो पंप का पदनाम उसके वर्ग, प्रकार, सक्शन, सप्लाई, हेड, पावर तथा कैपेसिटी द्वारा किया जाता है। और कभी कभी चाल, प्रतियोगिक स्थल, उद्देश्य आदि भी सम्मिलित होते हैं। यानी जल का पदनाम हम कई कारणों से करते हैं, उसके आकार से, उसके प्रकार से, उसके सक्शन से, उसके सप्लाई से, उसके हेड से, उसके पावर कितना ले रहा है उससे, उसकी कैपेसिटी कितनी है उससे, या वो कहाँ पे यूज हो रहा है उससे भी उसका हम नाम निर्धारित कर लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पंप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पंप क्या होता है? पंप का वर्गीकरण। पंप का वर्गीकरण, तो देखिए पंप जो है मेनली दो भागों में डिवाइडेड है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यानी धनात्मक विस्थापन पंप, और दूसरा होता है डायनेमिक प्रेशर पंप यानी गतिज दाब पंप। पंप दो भागों में है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और डायनेमिक प्रेशर पंप, और ये फिर दोनों दो भाग में डिवाइडेड हैं। तो देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है फिर दो भागों में डिवाइडेड है, रिसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा है रोटेटरी पंप। तो रिसिप्रोकेटिंग पंप को कहते हैं प्रत्यागामी पंप और रोटेटरी पंप को कहते हैं ध्रुवी पंप। और उसी तरह डायनेमिक प्रेशर पंप भी दो भागों में डिवाइडेड है, एक है सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा है प्रोपेलर पंप। दूसरा है प्रोपेलर पंप। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला रिसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है? देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप वह पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप वह पंप है जो मोटर के घुमाऊ गति से, जो इसमें क्या होता है, मोटर में क्या होती है, घुमाऊ गति होती है, उस घुमाऊ गति से पिस्टन के द्वारा बैकवर्ड मोशन करते हुए, देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप वह पंप है जो मोटर के घुमाऊ गति से पिस्टन के द्वारा बैकवर्ड मोशन करते हुए वाटर को लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचाता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप कौन सा पंप है? जो कि मोटर के घुमाऊ गति के कारण, मतलब यानी मोटर जब रोटेट कर रहा है तब पिस्टन जब पीछे जा रही है उसके कारण, जो मतलब कि पिस्टन पीछे की तरफ गति कर रही है, उसी के कारण वाटर को क्या कर रहा है, लो लेवल से हाई लेवल तक, लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए कि सिरिंज है यानी सुई, इंजेक्शन, और इंजेक्शन में ऐसे एक पिस्टन लगा होता है जिसको हम बाहर की तरफ खींचते हैं तो पानी क्या होती है, या इंजेक्शन लिक्विड क्या होती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है। सेम वही इसका प्रोसेस है। यह पंप मीडियम स्पीड पर वर्क करता है, यह पंप मीडियम स्पीड पर वर्क करता है, इसलिए इस पंप का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, इसलिए इस पंप का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इस पंप के मुख्य भाग निम्न है। देखिए उस पंप के मुख्य भाग निम्न है, जैसे कि सिलेंडर, पिस्टन, वाल्व, ये वाल्व हो गया, आउटलेट वाल्व, ये हो गया सक्शन हेड, इनलेट वाल्व, ये होता है सप्लाई हेड, और इसको कहते हैं कनेक्टिंग रॉड, इसको कहते हैं क्रैंक, और इसको कहते हैं हिंग। ये जो इसके हैं मुख्य भाग होते हैं। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। देखिए सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर सामान्यतः कास्ट आयरन का बना होता है। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर जनरली कास्ट आयरन का बना होता है। इसके अंदर के सरफेस पर वाटर रेजिस्ट कोटिंग चढ़ा होता है, और सिलेंडर में जब पानी जाएगा
तो अगर सिलेंडर कास्ट आयरन का बना हुआ है तो उसको कोरोजन कर देगा, यानी उसको संक्षारित कर देगा। इसलिए क्या किया जाता है, उसके अंदर वाली सरफेस पे पानी रोधी यानी जल रोधी कोटिंग कर दी, लेप लगा दी जाती है या लेप चढ़ा दी जाती है। इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 हेड हैं और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या हेड, कितने हेड हैं? 2 हेड होते हैं, जिसमें एक सक्शन हेड और तथा दूसरा सप्लाई हेड बना होता है। और जो 2 हेड होते हैं उसमें से एक सक्शन हेड होता है और दूसरा सप्लाई हेड होता है। अभी आपको फिगर से कंफर्म करते हैं। देखिए कैसे परपेंडिकुलर एक्सिस के है। देखिए ये इसका एक्सिस है और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 मतलब कि हेड खुले हुए हैं। ये है सक्शन हेड और ये है आउटलेट हेड या सप्लाई हेड इसको कहते हैं। और ये एक्सिस के कहाँ पे है? परपेंडिकुलरली है। यही बस आपको दिखाना था फिगर से। चलिए आगे अब पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है, उसका अगला पार्ट है वो है पिस्टन। तो पिस्टन कहते हैं, पिस्टन जनरली कास्ट आयरन का बना होता है। पिस्टन किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। यह सिलेंडर के अंदर पश्चागत गति करता है। यह सिलेंडर के अंदर आगे और पीछे गति करता रहता है, पश्चागत गति करता रहता है पिस्टन। और बना किसका होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। और कहाँ गति करता है? सिलेंडर के अंदर गति करता है। और कैसे गति करता है? आगे और पीछे पश्चागत गति करता है। और पिस्टन पर जंग न लगे इसके लिए एक रेशेदार पैकिंग का छल्ला लगा होता है। और पिस्टन पे जंग ना लगे इसके लिए क्या होता है? उसमें एक रेशेदार पैकिंग का छल्ला लगा होता है। पिस्टन के एक ओर बल्ब तथा दूसरी ओर दंड लगा होता है। पिस्टन के एक ओर क्या लगा होता है? बल्ब लगा होता है। और दूसरी ओर क्या लगी होती है? एक्सिस लगी होती है। और दूसरी ओर एक्सिस लगी होती है। देखिए वाल्व क्या होता है, अगला पॉइंट है वाल्व। तो लगभग सभी प्रकार के पंप में चकती वाल्व बहुत प्रचलित वाल्व है। लगभग सभी प्रकार के पंप में चकती वाल्व बहुत प्रचलित वाल्व है। इसमें एक रबर का डिस्क लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है? एक रबर का डिस्क लगा होता है, जिसके सेंटर में एक बोल्ट तथा रॉड के लिए होल होता है। जिसके सेंटर में क्या होता है? एक बोल्ट तथा रॉड के लिए होल होता है बल्ब में जनरली किस शेप का, हर मोटर में जनरली किस शेप का बल्ब यूज होता है? तो चकती के शेप का बल्ब यूज होता है। और इसमें क्या होता है? इसके सेंटर में इसमें एक रबड़ का डिस्क होता है। और इसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है? चकती वाल्व में एक रबड़ का डिस्क होता है। और इसमें एक रबड़ का डिस्क होता है जिसे सेंटर में जो रबड़ के डिस्क के सेंटर में ही, और रबड़ के डिस्क के सेंटर में ही एक बोल्ट तथा रॉड के लिए होल होता है। और यह दोनों हेड के शुरुआती भाग सिलेंडर में लगा होता है। और ये दोनों हेड के शुरुआती भाग कहाँ लगा होता है? सिलेंडर में लगा होता है, जिसमें एक को इनलेट वाल्व तथा दूसरे को आउटलेट वाल्व कहते हैं। एक को इनलेट वाल्व कहते हैं और दूसरे को आउटलेट वाल्व कहते हैं। आप पीछे जाकर वीडियो में हमारा वो फिगर में देखेंगे तो वहाँ पे एक इनलेट वाल्व और एक आउटलेट वाल्व दिखाया गया है। चलिए अब रिसिप्रोकेटिंग पंप की कैपेसिटी देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। रिसिप्रोकेटिंग पंप की कैपेसिटी। तो पंप के द्वारा पर सेकंड निकाला गया लिक्विड, यानी वह पंप 1 सेकंड में कितने लिक्विड को निकाल दे रहा है, लिक्विड का वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी कहलाती है। यानी को 1 सेकंड में कितने लिक्विड के वॉल्यूम को, मतलब कितने वॉल्यूम तक के लिक्विड को निकाल दे रहा है, यह उसकी कैपेसिटी है। और इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड तथा मीटर क्यूब पर सेकंड या लीटर पर सेकंड है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल का यह डायग्राम है, जिसमें ये क्या है? ये सप्लाइड हेड है। यह पानी को अंतोगत्वा निकालने का काम करता है। अभी ये पानी ले नहीं रहा है, ये सप्लाई हेड है, ये पानी को निकालता है। यहीं से पंप में देखेंगे एक जगह से अगर चालू करते हैं तो पानी फेंकता है, वही पानी फेंकने वाला जगह क्या है? सप्लाई हेड है ये। और ये उसका कवर है। और कवर के जस्ट बाद यहाँ पे इम्पेलर लगा होता है जो नाचता है। और यहाँ पे जो इम्पेलर को यहाँ पे जो कसा जाता है नट या बोल्ट से, उसको हम आई कहते हैं। यहाँ पे देखिए यह शाफ्ट क्या हो रहा है? ये शाफ्ट इस स्पीड, मतलब ये शाफ्ट ऐसे घूम रहा है, एक कपलिंग किया गया है।
और ये कपलिंग किससे किया गया है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप की शाफ्ट को मोटर से हम लोग वो क्या किया गया है, कपलिंग किया गया है। ये प्लिंथ है यानी कि बेस जिस पे मोटर रखा गया है, और ये जो हमारा ये वाला हेड है ये पानी को खींचने का काम करता है, यानी ये सक्शन हेड है। देखिए इसकी थ्योरी को हम स्टार्ट करते हैं। इसकी थ्योरी क्या है कि वह पंप जो घुमाऊ गति पर कार्य करता है उसे सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। वह पंप जो घुमाऊ गति पर कार्य करता है उसे कौन सा पंप कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। देखिए घुमाऊ गति पर कार्य कैसे करता है, तो ये जब मोटर जब इस शाफ्ट को ऐसे घुमाएगा तो ये प्रोपेलर ऐसे घूमेगा, घुमाऊ गति करेगा। वह पंप जो घुमाऊ गति पर कार्य करता है उसे सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं, क्योंकि इस पंप के द्वारा खींचे गए लिक्विड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। और इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों कहते हैं, घुमाऊ, देखिए घुमाऊ गति पर कार्य करता है इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं, और क्योंकि इस पंप के द्वारा खींचे गए लिक्विड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और एक कारण यह भी है कि इस पंप के द्वारा खींचे गए जल में कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसके कारण इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं, और इस पॉइंट को देखिए क्या है, इस पंप में उसके ऊपरी भाग यानी सप्लाई हेड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि निचले हेड यानी सक्शन हेड पर वैक्यूम बना होता है। देखिए यहाँ पे जो सप्लाई हेड है यानी जो ऊपर पानी फेंकने का कार्य करता है, आप पीछे करके हमारा वो फिगर डायग्राम देख लीजिए। जो सप्लाई हेड है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यानी वो बाहर निकला होता है, लेकिन जो सक्शन हेड है जो पानी को खींच रहा है वहाँ पे एकदम वैक्यूम बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है कि मोटर के घुमाऊ गति के कारण, और देखिए नीचे चूंकि वैक्यूम बना हुआ है तो मोटर के घुमाऊ गति के कारण क्या हो रहा है, घुमाऊ गति के कारण अपर हेड में भी वैक्यूम हो जाता है। और मोटर जब घूम रहा है तो अपर हेड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कनेक्टेड है, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वो भी वैक्यूम हो जाता है, और इस तरह लिक्विड लोअर हेड से अपर हेड तक जाता है, और इसी तरह लिक्विड क्या आता है, लोअर हेड से अपर हेड तक जाता है। और देखिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेन पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप के मुख्य भाग, यानी अपकेंद्रीय पंप के मुख्य भाग। तो देखिए पहला है इम्पेलर, दूसरा है कवर, तीसरा है सक्शन पाइप, चौथा है सप्लाई पाइप, पांचवा है पैकिंग, छठवां है ईटीसी। तो देखिए वर्किंग क्या होता है, पंप में इम्पेलर के सेंटर पर लिक्विड इंटर करता है और इस सेंटर को आई कहते हैं। देखिए पंप के इम्पेलर पे जो सेंटर पर लिक्विड इंटर करता है, यानी पंप के इम्पेलर के सेंटर पर लिक्विड इंटर करता है, जिसे हम आई कहते हैं, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है, उसको हम लोग आई कह दिए। अब देखिए, और उसी आई से क्या करता है, लिक्विड इंटर करता है, इसलिए इसी प्लेस का पर सक्शन पाइप लगा होता है। इसीलिए जो आई होता है उसी प्लेस पर कौन सा पाइप लगा होता है, सक्शन पाइप लगा होता है। इसके ऊपर लगे कवर का शेप शंख के आकार का होता है, और इसके ऊपर का जो कवर है उसका शेप कैसा होता है, शंख के आकार का होता है। कोई पूछेगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के कवर का आकार कैसा होता है, तो शंख के आकार का होता है। और यहाँ पे सक्शन पाइप कहाँ लगा होता है, तो सक्शन पाइप आई के पास लगा होता है। और वाटर कहाँ से इंटर करता है, तो वाटर आई से इम्पेलर के आई से इंटर करता है, इम्पेलर के पास आई लगा होता है, इसी से इंटर करता है, जिसके ऊपर हेड पर सप्लाई हेड लगा होता है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपरी हेड पे, ऊपरी सिरे पे कौन सा लगा होता है, सप्लाई हेड लगा होता है। इस पंप को चलाने से पहले हवा निकालना जरूरी होता है। अब देखिए, अब जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसको चलाने से पहले क्या किया जाता है, हवा को निकालना जरूरी होता है। इसको पिनहेन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पिनहेन कहते हैं। उस हवा को जब निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम पिनहेन कहते हैं। इसके लिए सप्लाई हेड में पानी भरा जाता है, उसके बाद मोटर को स्टार्ट किया जाता है, और इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। और इसको स्टार्ट करने से पहले हवा को निकाला जाता है, उसके सप्लाई हेड में पानी भरा जाता है, और फिर इसको स्टार्ट किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट
पॉइंट है वो है कि यूजेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि अपकेंद्रीय पंप का उपयोग। तो देखिए बॉयलर में पानी भरने के लिए, बॉयलर में जो पानी भरता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है। एयरप्लेन, यानी देखिए एरोप्लेन होना चाहिए, यहाँ पे गलती लिखा है, एरोप्लेन में फ्यूल भरने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग किया जाता है। गैस टरबाइन में तथा रॉकेट में फ्यूल भरने के लिए भी, गैस टरबाइन में स्टीम को भेजने के लिए या तथा रॉकेट में फ्यूल भरने के लिए इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग करते हैं। अपकेंद्रीय पंप का प्रयोग करते हैं। टैंक में जल भरने के लिए, टैंक में भी जल भरने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। टैंक से ऑयल निकालने के लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं। अब जो अगला हम पढ़ेंगे वो होगा प्रोपेलर पंप यानी नोदक पंप। प्रोपेलर पंप यानी नोदक पंप। देखिए इस पंप को एक्सियल फ्लो पंप भी कहते हैं। इस पंप को हम क्या कहते हैं? एक्सियल फ्लो पंप भी कहते हैं। इसके निचले हिस्से पर पंखा लगा होता है। देखिए यहाँ पे चगा लिख गलती से लिख गया है। इसके निचले हिस्से पर पंखा लगा होता है जिसे प्रोपेलर फलक के नाम से जानते हैं। जिसे हम क्या जानते हैं? प्रोपेलर फलक के नाम से जानते हैं। देखिए इसको पॉइंट वाइज ऐसे याद कर लीजिए। इस पंप को एक्सियल फ्लो, प्रोपेलर पंप को एक्सियल फ्लो पंप भी कहते हैं और इसके निचले हिस्से पर पंखा लगा होता है जिसे हम फलक के नाम से जानते हैं। जिसे हम फलक के नाम से जानते हैं। तोड़ के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। यह पंप सक्शन हेड के अंदर ही लगा, यह पंप सक्शन हेड के अंदर ही लगा होता है। यह पंप कहाँ लगा होता है? सक्शन हेड के अंदर ही लगा होता है। अगला पॉइंट देखिए, प्रोपेलर पंप का यूज बहुत कम हेड पर लगभग 20 मीटर में प्रयोग किया जाता है। प्रोपेलर पंप का यूज कहाँ प्रयोग किया जाता है? जबकि पानी का हेड 20 मीटर हो, बहुत कम हो। इसकी इफिशियंसी 90% तक होती है, यानी इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। इसकी इफिशियंसी 90% तक होती है। यह गंदे पानी के लिए यूज होता है, यानी जब देखे होंगे सड़क पे पानी लग जाता है तो इसका प्रयोग करके पानी को एक जगह, एक साइड से दूसरे साइड तक भेजते हैं, तो ये यही होता है प्रोपेलर पंप। यह पंप का यूज सिंचाई कार्य, निकासी कार्य तथा स्वेज कार्यों में अधिक प्रयोग किया जाता है। इस पंप का प्रयोग सिंचाई कार्य में भी करते हैं और इस सीवेज यानी कि नाले की सफाई में भी इसका कार्य करते हैं, यानी नाले से पानी निकालते हैं। बहुत जगह इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये प्रोपेलर पंप का फिगर है। यहाँ पे नीचे सक्शन लगा हुआ है और यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है जिसको प्रोपेलर फलक कहते हैं। और यहाँ पे शाफ्ट लगा है। यहाँ पे सप्लाई हेड है, यहाँ से पानी बाहर आ जाती है। तो फिगर बहुत आसान है इसका। चलिए अब देखते हैं एयर कंप्रेसर यानी वायु संपीड़क। वायु संपीड़क क्या होता है? यह एक कंप्रेसर का मुख्य कार्य यह है कि किसी लिक्विड एयर को लो प्रेशर से एब्जॉर्ब करके हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर पर फुलफिल की जाती है। ये जो एयर कंप्रेसर है ये क्या करता है? एयर कंप्रेसर ये है कि बाहर से हवा खींचेगा, तो बाहर हवा क्या होगा? लो प्रेशर पे होगा और फिर इस एयर हवा खींचेगा या पानी खींचेगा, लिक्विड खींचेगा। यानी कि यह कंप्रेसर क्या करता है? बाहर से लो प्रेशर पे हवा यानी एयर या लिक्विड को सक करता है, यानी एब्जॉर्ब करता है और इसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर देता है। इसको कंप्रेस करने पे हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है और यही कारण है कि मोटर में यानी कि इंजन में स्पार्क प्लग के थ्रू आग भी लगा देते हैं। तो या पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज करके आग लगाते हैं क्योंकि ये कंप्रेस करके एयर को गर्म कर दिया रहता है। और लेकिन डीजल इंजन में यह इतना गर्म कर दिया रहता है कि बस क्या होता है कि डीजल को फव्वारे के रूप में छिड़क देते हैं डीजल इंजन में, तो आग लग जाती है। तो इसके हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर पर फुलफिल की जाती है। एयर कंप्रेसर क्या करता है? ये बाहर से लो प्रेशर पे हवा को खींचता है, अंदर हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर पर फुल बना देता है, जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ती है यूज कर लेते हैं। जब एटमॉस्फेरिक एयर को हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर पर भेजना होता है तो एयर कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर में एयर भरी हुई है लेकिन उस एयर को हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर पे भेजना है कहीं पे, तो वहाँ पे हम एयर कंप्रेसर का
प्रयोग करते हैं कंप्रेस्ड एयर के प्रयोग। और देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, फैक्ट्री में मशीन औजार को चलाने के लिए। फैक्ट्री में किस काम के लिए, मशीन के औजार को चलाने के लिए। सड़क निर्माण कार्य में, अब सड़क निर्माण कार्य में कैसे, तो आप देखे होंगे सड़क से धूल हटाने के लिए एक बहुत बड़ा पाइप होता है जिससे हवा आती है और उस पाइप को रोड पे ऐसे लगाया जाता है, मतलब कि घुमाया जाता है जिससे रोड की धूल कण हट जाती हैं। तो रोड निर्माण कार्य में बस ट्रक आदि के ब्रेक लगाने के लिए, बस ट्रक आदि के जो ब्रेक लगते हैं बस और ट्रक में, उसमें भी इसका एयर कंप्रेसर का प्रयोग होता है। तभी तो कभी कभी जैसे कि ट्रक रुकती है तो हवा निकलता है तो हम बोलते हैं कि एयर निकल रहा है, या ये ट्रेन में चैन पुलिंग करते हैं तो एयर निकल जाती है, तो कंप्रेसर का ही मेन रोल होता है उसमें। और वाटर पंप चलाने के लिए स्प्रे पेंटिंग में, यानी कि वाटर के पंप चलाने के लिए भी एयर कंप्रेसर का प्रयोग की जाती है, या स्प्रे पेंटिंग, यानी कहीं कहीं देखे होंगे कि स्प्रे के द्वारा पेंटिंग की जाती है, उसमें भी एयर कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। और फर्नेस में मैंने भट्ठी में जलाने के लिए, भट्ठी में कंबंशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसका फिगर है कि यहाँ पे फर्स्ट ड्राइवर है, ये पहले चलता है मोटर, जैसे पहले चला हम इसको कुछ एनर्जी दिए, ये कुछ आउटपुट एनर्जी दिया, इससे एक शाफ्ट लगा होता है, ये जब मोटर घूमेगा तो शाफ्ट भी रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे शाफ्ट रोटेट कर रहा है। और इसी के साथ कंप्रेसर लगा हुआ है, तो अब कंप्रेसर भी वर्क कर रहा है, तो ये बाहर से हवा को ले रहा है लो प्रेशर पे और फिर अंदर ले रहा है लो प्रेशर पे और बाहर हाई प्रेशर पे जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है छोड़ दे रहा है। तो ये इसका सिंपल डायग्राम है। देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक है ये है रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। क्या है, रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। तो देखिए ये क्या होता है कि इस एयर कंप्रेसर में रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में एयर को हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर पर टैंक में पिस्टन के पश्चात गति से एकत्रित किया जाता है। यानी कि एक टैंक है, उस टैंक में एयर को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे एकत्रित किया जाता है। कैसे, यानी इकट्ठा किया जाता है पिस्टन के पश्चात गति से, यानी बैकवर्ड मोमेंट से। एयर कंप्रेसर कहते हैं इसे, प्रत्यागामी एयर कंप्रेसर कहते हैं, यानी रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कहते हैं। इस प्रकार के मतलब एयर कंप्रेसर को प्रत्यागामी या रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कहते हैं। देखिए जो हमारा अगला पॉइंट है कि सिंगल स्टेज कंप्रेसर में कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर 10 बार तक प्राप्त होता है। यानी कि सिंगल स्टेज कंप्रेसर में कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर कितने बार तक प्राप्त होता है, 10 बार तक। तथा मल्टी स्टेज में कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर 200 बार तक प्राप्त होता है तब तक। और मल्टी स्टेज कंप्रेसर में कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर कितना प्राप्त होता है, 200 बार तक प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए इसका फिगर है रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का। तो देखिए पहले यहाँ पे एक पात्र लगा हुआ है, पोट, ये पोट मतलब पात्र लगा हुआ है, और इस पात्र में क्या है, लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक, लुब्रिकेंट मतलब कि है, यानी स्नेहक है, भरे हुए हैं। और इसमें एक ये डिश लगा हुआ है और इसी के साथ क्रैंक जुड़ा हुआ है, और इसी के साथ क्रैंक जुड़ा हुआ है, और क्रैंक से शाफ्ट के द्वारा क्या जुड़ा हुआ है, पिस्टन जुड़ा हुआ है, और पिस्टन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक एयर फिल्टर लगा हुआ है, जो कि पिस्टन जब नीचे के तरफ आएगा तो यहाँ से एयर अंदर के तरफ आएगी, तो कहते हैं इनलेट वाल्व। जहाँ से एयर अंदर के तरफ आएगी इनलेट वाल्व, और ये जब पश्चात गति करेगा तो एयर के प्रेशर को दबाएगा, एयर को कंप्रेस करेगा, और उसके पास हाई टेम्परेचर और प्रेशर हो जाएंगे। उस केस में ये आउटलेट वाल्व खुल जाएगा और वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की एयर इस सिलेंडर में एक कलेक्ट हो जाएंगी। और इस सिलेंडर में एक सिलेंडर लगा हुआ है और उसके प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर गेज लगा हुआ है, जिसमें कलेक्ट जो एयर है वो हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर पर एकत्रित होंगी। तो चलिए इसके वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। और इसके वर्किंग के बारे में बस यही पढ़ेंगे कि जो जो इस डायग्राम में यानी कि इस कंप्रेसर में प्रोसेस हो रहा है बस उसी को लिख देंगे। तो देखिए कैसे कि इसका वर्किंग है कि सिंगल
एक्शन बैकवर्ड एयर कंप्रेसर यानी एकल क्रिया पश्चागत वायु संपीड़क के मुख्य पार्ट, यानी कि जो ये संपीड़क है कंप्रेसर है, इसके मुख्य भाग कौन कौन सा है? सिलेंडर है, अभी आपको ऊपर हम दिखाएं, पिस्टन है, सप्लाई है तथा इंटर वाल्व है। सप्लाई वाल्व है तथा इंटर वाल्व है, और सप्लाई वाल्व को ही आउटलेट वाल्व भी कहते हैं। तो देखिए इसका जो अगला पॉइंट है कि इस कंप्रेसर में प्रथम गति किसी इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा दी जाती है, यानी कि यह कंप्रेसर पहले से खुद मूव नहीं करता है। इस कंप्रेसर को पहली बार जो स्पीड दी जाती है वो किसी मोटर, बाहरी मोटर के द्वारा दी जाती है, और इस मोटर से बेल्ट तथा पुली के थ्रू रिसिप्रोकेटिंग सिलेंडर के शाफ्ट पर स्पीड तथा पावर प्रदान किया जाता है। यानी कि रिसिप्रोकेटिंग सिलेंडर के शाफ्ट तथा शाफ्ट पर क्या, सिलेंडर के शाफ्ट पे क्या किया जाता है? स्पीड या पावर प्रदान किया जाता है। इसके स्पीड के कारण क्रैंक स्विंग यानी घुमाऊ गति करने लगता है, और इसके स्पीड के कारण जो ये हमारा क्रैंक है इसको घुमाऊ गति करवाने लगता है, और जब ये घुमाऊ गति करता है तो पिस्टन पश्चागत गति करने लगता है, ऊपर और नीचे। क्रैंक स्विंग मतलब कि घुमाऊ गति करने लगता है, जिससे पिस्टन पश्चागत गति करने लगता है, जिससे पिस्टन पश्चागत गति करने लगता है। आगे देखिए, और पिस्टन जब हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की ओर आता है, यानी पिस्टन जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ दिखाए थे कि ऊपर इनलेट वाल्व होता है, ये इनलेट वाल्व क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर आ जाती है। तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और सिलेंडर के अंदर लो प्रेशर वाली एयर भर जाती है, और सिलेंडर के अंदर क्या होता है? लो प्रेशर वाली एयर भर जाती है। इसके बाद जब पिस्टन लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की ओर जाता है, और फिर पिस्टन जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तब क्या होता है? तो सिलेंडर में स्प्रेड एयर को कंप्रेस करता है। तो सिलेंडर में फैली हुई हवा को क्या करता है? ये कंप्रेस करता है, जिससे एयर के पार्टिकल्स या प्रेशर तथा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे एयर के पार्टिकल के बीच के प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। और प्रेशर अधिक होने पर आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है, और प्रेशर जब अधिक होता है तो हम यहाँ पे दिखाए थे क्या कि एक ऊपर आउटलेट वाल्व लगा होता है, वो खुल जाता है, आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है, और इन एयर को उचित स्थान पर आसानी से यूज किया जाता है, और इस एयर को उचित स्थान पर आसानी से भेज दिया जाता है। यानी जैसे कि सिलेंडर है हमारा, या कहीं पे यूज करना है तो वहाँ पे भेज दिया जाता है। अब देखिए, एक होता है रोटरी कंप्रेसर। तो ये रोटरी कंप्रेसर क्या होता है? तो रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एयर प्रेशर में इंक्रीजमेंट सिलेंडर के अंदर पिस्टन का बैक स्पीड से होता है। यानी कि जो हमारा रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था तो उसमें हम देखे थे कि एयर में प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, यानी कि एयर में प्रेशर का इंक्रीजमेंट यानी बढ़ाव कैसे हो रहा है? सिलेंडर के पिस्टन के, यानी सिलेंडर के पिस्टन जब पश्चागत गति कर रहा है, यानी कि बैक स्पीड में होता था, तब एयर पे प्रेशर हमारा बढ़ता था। अभी आपको ऊपर ही बताया है आप। जबकि रोटेटरी कंप्रेसर में परस्पर छूती हुई सरफेस के बीच एयर ब्लॉक्ड हो जाती है, और जबकि रोटेटरी में क्या होती है कि दो लेयर होती है जो एकदम टच हुए रहती हैं, उनके बीच में एयर ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक्ड एयर पर सरफेस द्वारा प्रेशर बढ़ाने से उपयुक्त एयर पर प्रेशर तथा टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट होता है। और वो ब्लॉक्ड एयर पर सरफेस द्वारा प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? जो हमारी एयर होती है उसकी प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। और रोटरी कंप्रेसर का रोटेटिंग स्पीड क्या होता है? रोटरी कंप्रेसर का रोटेटिंग स्पीड कितना होता है? 40,000 आरपीएम तक होता है, 40,000 आरपीएम तक होता है। चलिए आगे देखते हैं कि रोटरी कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रोटरी कंप्रेसर, यानी रोटरी कंप्रेशन के प्रकार, तो यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। रोटरी कंप्रेसर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूट ब्लोअर कंप्रेसर, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और तीसरा होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो देखिए रूट ब्लोअर कंप्रेसर क्या होता है? तो देखिए रूट ब्लोअर कंप्रेसर का पहले डायग्राम समझ लेते हैं। एक ऊपर हेड खुला होता है जिसको आउटलेट कहते हैं,
और एक नीचे हेड खुला रहता है जिसको इनलेट कहते हैं। और ये जो हमारी है कि केसिंग होती है, और केसिंग के एक ऊपर हेड खुला होता है और केसिंग के एक नीचे हेड खुला होता है। और ये दो क्या लगे हैं, लेब्स लगे हैं, इसको लेब्स कहते हैं। और दोनों लेब्स को इस किसके सहायता से जोड़ा गया है, इसको ए और बी दोनों क्या है, शाफ्ट हैं। और ये यहाँ से जो नीचे एक केसिंग के नीचे होल खुला है, यहाँ से एयर को लिया जाता है अंदर। तो यहाँ से जब एयर को लिया जाता है तो लो प्रेशर वाली एरिया होती है, यहाँ से एयर अंदर जाती है और यहाँ से हाई प्रेशर तथा टेम्परेचर से बाहर भेज दी जाती है। तो देखिए बस इसी के ऊपर को लिख देंगे, वही जो रूट ब्लोअर कंप्रेसर का वर्किंग हो जाएगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिए। इस कंप्रेसर में एक केसिंग यानी कवर होता है, अभी आपको बताया है कि ऊपर की एक इसमें केसिंग होता है। इस कंप्रेसर के ऊपर एक केसिंग होता है जिसके अपर हेड तथा लोअर हेड पर होल बना होता है। जी देखिए, इस कंप्रेसर में एक केसिंग होता है, ये केसिंग हो गया। इसके लोअर हेड तथा अपर हेड पर क्या बने हुए हैं, होल बना होता है। इसके लोअर हेड तथा अपर हेड पर क्या बना होता है, होल बना होता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। और देखिए यहाँ पे केसिंग के बीच में दो शाफ्ट लगे होते हैं, और हम आपको दिखाएं कि केसिंग के बीच में दो शाफ्ट लगे होते हैं, ए और बी इक्वल टू शाफ्ट। पीछे अभी आपको तुरंत पीछे बताया है, दो शाफ्ट लगे होते हैं जिसमें लेब्स लगे होते हैं। और वो शाफ्ट किससे कनेक्टेड होते हैं, लेब से कनेक्टेड होते हैं। ये दोनों लेब्स कांटेक्ट करते हुए घुमाऊ गति करते हैं, और ये दोनों लेब्स कांटेक्ट में रहते हुए क्या करते हैं, घुमाऊ गति करते हैं, जिसके कारण लोअर हेड से एयर इंटर करती है। जिसके कारण क्या होता है, लोअर हेड से एयर इंटर करती है, यानी नीचे से एयर इंटर करती है, तथा लेब्स के रगड़ करने के कारण ये हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर पर आउटलेट से बाहर निकल जाती है। और ये लेब से रगड़ करने के कारण क्या होती है, ये हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर से बाहर निकल जाती हैं। और अगला जो है वह है हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में हम देख लेते हैं पहले कि इसका फिगर देख लेते हैं, इसके फिगर के बारे में समझ लेते हैं और बस जो होगा वही लिख लेते हैं। ये इसके फिगर में एक केसिंग बना होता है, एक केसिंग बना होता है। केसिंग के अंदर क्या बना होता है, केसिंग के अंदर पंखा बना होता है, ब्लेड बना होता है। देखिए ब्लेड, ये डिफ्यूजर है और ये ब्लेड है। और डिफ्यूजर और ब्लेड की डायरेक्शन क्या क्या है, अलग अलग है। और ये जो हमारी है, ये हमारी आई है, ये हमारी आई है, और यहीं से हवा अंदर जाएगी और यहीं से ये हवा को क्या करेगा, आई से ही सक करेगा। और ये क्या होता है, शाफ्ट है जिसपे लगा हुआ है ये रोटर, और ये इसकी ब्लेड है। और ब्लेड और डिफ्यूजर की डायरेक्शन अलग होती है। और इस टोटल को क्या कहते हैं, इम्पेलर कहते हैं। और इसको एक प्लिंथ पे रखा गया है, यानी इसको एक बेस पे रखा गया है। तो चलिए अब इसके बारे में इतना ही लिख लेंगे। और यहाँ से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से हवा को बाहर निकाल देगी, यहाँ से लोअर प्रेशर पे हवा खींचेगी और यहाँ से हाई प्रेशर पे हवा को बाहर निकाल देगी। और चलिए इसके वर्किंग को देखते हैं। देखिए इसका जो पॉइंट है वो यह है कि वह कंप्रेसर जिसमें रोटरी स्पीड के द्वारा सेंटर या आई पर एयर को एब्जर्व करके उसके प्रेशर या टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, तो उस कंप्रेसर को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहते हैं। यानी कि एक ऐसा कंप्रेसर जिसको घुमाऊ गति के कारण उसके सेंटर पे क्या किया जाता है, सेंटर से क्या किया जाता है कि हवा को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम आई कहते हैं, उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसके टेम्परेचर को और प्रेशर को बढ़ाया जाता है। उस कंप्रेसर को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहते हैं। तो इस कंप्रेसर में एक केसिंग जिसके सेंटर पर एक शाफ्ट और उसके ऊपर इम्पेलर, ब्लेड तथा डिफ्यूजर लगे होते हैं। अभी आपको पीछे दिखाए हैं कि उसमें एक केसिंग होता है, उसके अंदर एक शाफ्ट और उस पर ब्लेड, डिफ्यूजर और इम्पेलर लगे हुए हैं। और इस केसिंग में दो होल, एक शाफ्ट के परपेंडिकुलर सप्लाई होल यानी जो बाहर निकालने वाला होता है, तथा दूसरी सेंटर पर आई बना होता है। इसमें दो होल होते हैं, एक शाफ्ट के परपेंडिकुलर, अभी आपको दिखाया जहाँ से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की बाहर निकलेगी वो एकदम शाफ्ट के परपेंडिकुलर है, वहाँ पे एक होल लगा हुआ है। और एक होल इसके सेंटर पे लगा हुआ है जिसको हम आई कहते हैं, बना होता है। जब कंप्रेसर को किसी मोटर से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि जब कंप्रेसर को हम किसी मोटर से स्टार्ट करते हैं
तो एयर का एब्जॉर्प्शन आई पर होता है, तो एयर आई के द्वारा अंदर जाता है और ब्लेड तथा डिफ्यूजर की डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण, अभी आपको हम बताए हैं कि ब्लेड और डिफ्यूजन का डायरेक्शन अलग अलग होता है, तो उनके डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण एयर टकराती है जिसमें उनका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। जिसका ब्लेड और डिफ्यूजन का डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण जो आई से एब्जॉर्ब हो रही हवा वो जब इनसे टकराती हैं तो उनका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करती है, ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करती है और इनकी स्पीड 20,000 आरपीएम से 30,000 आरपीएम तक होता है। और इनकी स्पीड कितना होता है? 20,000 आरपीएम से 30,000 आरपीएम होता है। और यूजेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का प्रयोग कहाँ कहाँ है? इसका प्रयोग आईसी इंजन में सुपर चार्जिंग के समय करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का प्रयोग आईसी इंजन में सुपर चार्जिंग के समय करते हैं और गैस टरबाइन प्लांट में हाई प्रेशर एयर की सप्लाई के लिए करते हैं, और हाई प्रेशर एयर की सप्लाई के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और कोल फर्नेस में हाई प्रेशर, यानी कि कोल माने कि जहाँ पे कोल फर्नेस जो होता है, जहाँ पे कोयले भट्टी में कोयले की जो भट्टी होती है उसमें हाई प्रेशर एयर के लिए करते हैं। हाई प्रेशर एयर के लिए भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो एक्सियल फ्लो में देखिए एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे। इसमें क्या है कि ये पहले एक्सिस है, ये इस एक्सिस के हम देख रहे हैं कि दोनों साइड क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो छोटा और बड़ा यानी कि एक्सिस के दोनों साइड क्या है कि अलग अलग सरकमफियरेंस का क्या बना हुआ है? हेड बना हुआ है। यानी अलग अलग सरकमफियरेंस का क्या बना हुआ है? हेड बना हुआ है। और इसके बीच में क्या लगा हुआ है? एक ड्रम लगा हुआ है। और इसके बीच में क्या लगा हुआ है? एक ड्रम लगा हुआ है। और इस ड्रम के साथ ये ड्रम लगा हुआ है और ये क्या लगा हुआ है? यहाँ से लो प्रेशर और टेम्परेचर से हवा बाहर जाती है, यहाँ से अंदर जाती है। यहाँ पे लो टेम्परेचर और प्रेशर से हवा अंदर जाती है और हाई प्रेशर के साथ ये बाहर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ ये बाहर निकलती हैं कंप्रेस करके। इसमें एक केसिंग लगा होता है और यहाँ पे एक स्टेटर ब्लेड है और यहाँ पे ये जो ब्लेड है इस ड्रम के साथ लगे हुए, इसको हम घूर्णी ब्लेड कहते हैं। इसको हम घूर्णी ब्लेड कहते हैं। इसको, ये आउटलेट है, ये हमारा इनलेट है। तो यही इसका जो है कि इसके बारे में हम अब पढ़ लेते हैं कि ये सभी लगे हुए हैं तो ये किस काम के लिए लगे हुए हैं, बस यही लिखा गया है। और क्या कैसे बना हुआ है, बस यही लिखा गया है इसके वर्किंग में। तो देखिए बहुत आसान है ये कि वह कंप्रेसर जिसमें एक्सियल केसिंग के दोनों हेड पर डिफरेंट सरकमफियरेंस का हेड बना होता है। देख रहे हैं कि एक्सियल क्या है? एक्सियल केसिंग जो है, ये एक्सियल हमारा केसिंग है, उसके दोनों हेड पे क्या लगा हुआ है? डिफरेंट माने अलग अलग सरकमफियरेंस का, मतलब अलग अलग परिधि का हेड बना हो तो उसे ही एक्सियल फ्लो कंप्रेसर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सियल फ्लो कंप्रेसर कहते हैं। और ऊपर हम देखें ऐसा है। और इस कंप्रेसर में एक शंक्राकार केसिंग जिसके सेंटर पर ड्रम तथा इसके ऊपर ब्लेड लगे होते हैं जो ड्रम के साथ घूर्णी गति करते हैं, और ये शंक्राकार केसिंग लगा हुआ है जिसके अंदर एक ड्रम लगा हुआ है और ड्रम पे क्या लगे हुए हैं? ब्लेड लगे हुए हैं जो घूर्णी गति करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और केसिंग के इंटरनल सरकमफियरेंस पर प्रत्येक दो घुड़ी ब्लेड के बीच एक स्टेटर ब्लेड लगा होता है जिसका शेप रिंग टाइप। और देखिए ये पहले देखिए इसका शेप, जो ये दो घुड़ी ब्लेड के बीच में एक क्या लगा हुआ है? एक स्टेटर ब्लेड लगा हुआ होता है जिसका शेप कैसा होता है? रिंग टाइप का और इनफाइनाइट नंबर में लगे हुए होते हैं। तो चलिए देखिए, केसिंग के इंटरनल सरकमफियरेंस पर प्रत्येक दो घुड़ी ब्लेड के बीच एक स्टेटर ब्लेड लगा होता है जिसकी शेप रिंग टाइप का और इनफाइनाइट नंबर में लगे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और दोनों की नंबर इनफाइनाइट होती है। इसकी स्पीड 10,000 आरपीएम से 30,000 आरपीएम तक होती है। यानी कि इसकी स्पीड कितनी होती है? 10,000 आरपीएम से 30,000 आरपीएम तक होती है। यह कंप्रेसर हाई स्पीड पर कार्य करता है, यानी कि यह कंप्रेसर
किस स्पीड पे काम करता है, तो हाई स्पीड पे कार्य करता है। इसका यूज जनरली गैस टरबाइन प्लांट में तथा एयरक्राफ्ट इंजन में होता है। इसका यूज जनरली कहाँ का होता है, गैस टरबाइन प्लांट में और एयरक्राफ्ट इंजन में होता है। चलिए देखते हैं कि हीटिंग क्या होती है। तापन क्या होती है कि रूम का टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर से अधिक रखने की प्रोसेस को हीटिंग कहते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि जब रूम का टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर से अधिक रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, तापन कहेंगे या हीटिंग कहेंगे, और इसकी प्रोसेस को ही हीटिंग कहते हैं। रूम का टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर से अधिक रखने की प्रोसेस को ही हीटिंग कहते हैं। यह प्रोसेस केवल ठंडे प्रदेश में होता है। यह प्रोसेस किस प्रदेश में होता है, केवल ठंडे प्रदेश में, जहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, कम है, और अंदर का टेम्परेचर अधिक है। इस प्रोसेस का खोज एंशियंट यानी कि प्राचीन साइंटिस्ट का स्पेलिंग गलत है, प्राचीन साइंटिस्ट रोम को जाता है। मतलब इस प्रोसेस का खोज कौन किया था, रोम ने किया था। और ये किचन रूम बाथरूम के वॉल्स में, मतलब कि किचन रूम्स और कमरे और बाथरूम के वॉल पे, दीवार में क्या किए थे, हॉट वाटर ट्यूब को स्थापित किया था। गर्म पानी के पाइप को लगा दिया था, जिसके कारण क्या था कि जिसमें इंटरनल टेम्परेचर अधिक और एक्सटर्नल टेम्परेचर कम होता है। जिसमें क्या हो गया था, इनके हॉट वाटर ट्यूब लगाने से कि अंदर की टेम्परेचर अधिक हो गई थी और बाहर की टेम्परेचर कम हो गई थी। चलिए देखते हैं और टॉपिक है वेंटिलेशन यानी संवातन। वेंटिलेशन क्या होता है कि इस प्रोसेस में नेचर या मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा एटमॉस्फेयर से एयर को लिया व छोड़ा जाता है। यहाँ एटमॉस्फेयर से एयर को होता है, एयर को लिया या छोड़ा जाता है। इसमें एयर का रिप्लेसमेंट किया जाता है, यानी कि बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर, एयर का एक्सचेंज किया जाता है। जिसमें अंदर का स्मेल, जैसे कि बाहर का स्मेल, बाहर की तापमान, बैक्टीरिया को निकाला जाता है। इस वेंटिलेशन से क्या होता है कि बाहर का तापमान, बैक्टीरिया और स्मेल, अंदर के तापमान, बैक्टीरिया और स्मेल बाहर चली जाती हैं और बाहर की शुद्ध हवा अंदर आ जाती है। जिसमें रूम या टेम्परेचर मिनिमम अवस्था में बना रहता है, और वेंटिलेशन करने से रूम का टेम्परेचर कम से कम बना रहता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और इसके बारे में। देखिए ये है कि वेंटिलेशन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। वेंटिलेशन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मैकेनिकल प्रोसेस और बाय फोर्स या बलपूर्वक, और दूसरा होता है नेचुरल वेंटिलेशन यानी प्राकृतिक संवातन जो होता हो। ये एक एक को पढ़ते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस और बाय फोर्स या बलपूर्वक, तो यह मेथड इंटरनल एयर की क्वालिटी को कंट्रोल करती है, यानी कि अंदर की हवा की क्वालिटी कैसी है उसको कंट्रोल करती है। इस मेथड के अंतर्गत यांत्रिक मशीन द्वारा फोर्स पूर्वक अंदर की स्मेल को बाहर निकाला जाता है। और इस जो ये प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है, अंदर की स्मेल को बाहर निकाला जाता है फोर्स पूर्वक। जैसे कि रूम के ऊपर हेड पर एग्जॉस्ट का लगाना। एग्जॉस्ट क्या करता है, अंदर की हवा को खींचकर बाहर फेंक देता है। नेचुरल वेंटिलेशन देखिए क्या होता है, इस प्रोसेस में भी इंटरनल एयर की क्वालिटी को बनाए रखा जाता है। इस प्रोसेस में भी क्या किया जाता है, इंटरनल एयर की क्वालिटी को बनाया रखा जाता है। लेकिन इसके लिए किसी इंटरनल मशीन की यानी आंतरिक मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी इसके एयर को बनाने के लिए किसी आंतरिक मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस मेथड को बनाए रखने के लिए रूम का निर्माण करते समय विंडो को बनाया जाता है। और ऐसे वेंटिलेशन के लिए जब रूम को बनाया जाता है तो उसमें किस चीज़ को बना दिया जाता है, विंडो को बना दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये जो अगला टॉपिक है वो है हमारा एयर कंडीशनिंग, वातानुकूलन। यह प्रोसेस टेम्परेचर के एक्सट्रैक्शन द्वारा होता है। यह प्रोसेस में क्या होता है कि मतलब कि गर्मी को खींच लिया जाता है और बाहर छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो प्लेस ठंडा हो जाता है जहाँ गर्मी को खींचा जाता है। इसी को एयर
कंडीशनिंग कहते हैं, एयर कंडीशनिंग कहते हैं। किसी स्थान पर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर, किसी स्थान पर अगर एटमॉस्फेयर के तापमान को, उसके ह्यूमिडिटी को, उसके सर्कुलेशन को यानी परिसंचरण को, प्रिसीजन परिशुद्धता के इक्विवेलेंट कंट्रोल को एयर कंडेंसेशन कहते हैं। एयर कंडेंसेशन कहते हैं किसी क्लोज प्लेस के टेम्परेचर को कम करके ह्यूमिडिटी बनाए रखा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, किसी बंद कमरे में, यानी कि बंद कमरे में हम क्या करेंगे कि इसके टेम्परेचर को खींचेंगे और बाहर फेंक देंगे। अगर वो क्लोज रहेगा तो हम टेम्परेचर को खींच के बाहर फेंकेंगे तो फिर वेंटिलेशन के द्वारा टेम्परेचर अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए हम क्लोज स्थान को यहाँ पे प्रीफर करते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडेंसेशन यानी कि वातानुकूलन का क्या वर्गीकरण। तो देखिए पर्पज यानी उद्देश्य के आधार पे कंफर्ट यानी सुखद एयर कंडेंसेशन और इंडस्ट्रियल एयर कंडेंसेशन दो प्रकार के होते हैं। सुखद में घर पे जो एसी लगता है वो आ जाएगा, और इंडस्ट्रियल में जो उद्योग में एसी लगता है मशीनों को ठंडा करने के लिए वो आ जाएगा। मौसम के आधार पर, अब देखिए मौसम के आधार पे कैसा होता है, या साल के मौसम के आधार पे, साल के आधार पे या मौसम के आधार पे। देखिए तो एक होता है शीतकालीन विंटर एयर कंडेंसेशनिंग, माने क्या होता है कि शीतकालीन वातानुकूलन क्या होता है, तो इसमें ठंडे में लगाया जाता है। जिसे क्या होता है कि घर की तापमान बाहर से अधिक हो जाती है, घर की तापमान बाहर से अधिक हो जाती है। और एक ग्रीष्मकालीन समर होता है, तो ग्रीष्मकालीन समर में ग्रीष्मकालीन वातानुकूलन यानी कि समर एयर कंडेंसेशन में क्या होता है कि रूम की तापमान को कम कर दिया जाता है और बाहर की तापमान अधिक रहता है। और पूर्ण वर्ष होल ईयर एयर कंडीशनर ये ऐसे जगह पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पे तापमान हर समय बराबर रहे, यानी मौसम का ज़्यादा डिफरेंस न हो। और प्लांट के बेसिस पे इसको विंडो टाइप एयर कंडीशनर, एक ऐसा एयर कंडीशनर जो गेट पे लगाया जा सके, एक पैकेज टाइप एयर कंडीशनर और एक सेंटर एयर कंडीशनर, ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो आगे की हमारी टॉपिक है वो है एसी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। एसी को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, तो देखिए पहला है एयर का टेम्परेचर, एयर का तापमान, और दूसरा है एयर का ह्यूमिडिटी। जैसे कि समर के मौसम में 8 से 12% होता है और ठंडी में 40 से 60% होता है। एयर की प्योरिटी, एयर की प्योरिटी में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 2% से कम होनी चाहिए और ऑक्सीजन 16% से अधिक होनी चाहिए। और एयर की स्पीड, और एयर की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 8 मीटर पर मिनट होनी चाहिए। और हीटिंग, वेंटिलेशन तथा एसी के एनर्जी के सेविंग के अवसर, यानी कि कैसे सेव किया जाता है, केवल ज़रूरत पड़ने पे यूज करना। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि एसी चलाए लेकिन हम उसके क्या करें कि मतलब कि ऊर्जा को बचाएं। तो ऊर्जा को, एसी के ऊर्जा को कैसे बचाया जा सकता है, तो देखिए कि जब ज़रूरत पड़े तभी एसी का यूज किया जाए। यानी कि ये नहीं कि एसी का यूज किया और फिर बाहर चले गए, एसी वैसे घर में चलता रह रहा है, तो ऐसे नहीं। और कर्मचारियों को इन्फॉर्म करें, और कर्मचारी को इन्फॉर्म किया जाता है कि देखिए जब आप हैं तो एसी को चलाइए, और नहीं है तो एसी को ऑफ कर दीजिए। और एसी वाले एरिया को क्लोज करना, और जहाँ पे एसी चल रही हो, वहाँ पे एयर कंडेंसेशन हो रहा हो, वहाँ पे क्लोज करके पूरे तरह से पैकिंग व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि बाहर के टेम्परेचर फिर अंदर के टेम्परेचर को प्रभावित न करे। यूज ऑफ फैन, और फैन को यानी कि थोड़ी देर तक एसी चला के अगर पंखा को चलाया जाए तो वो भी ठंडा हवा देगा, तो ये भी एक मेथड होता है एनर्जी को बचाने के लिए। और फिल्टर की देख रेख करना, जबकि एसी में फिल्टर लगा होता है जो बाहर से आने वाली हवा को शुद्ध करके अंदर भेजता है, उसका भी देखभाल करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।